जो उपचुनाव होने हैं वो 6 सीटों पर होने हैं और आज हम एक ऐसी सीट के प्रत्याशी से बात करने आए हैं जो कि इस समय जिस पर सभी की नज़रें हैं। पार्टी की तरफ से अगर जिम्मेदारी हमारे पर उन्होंने दी है तो निश्चित तौर के ऊपर हम इस सीट को जीत के भी लेके आएंगे। जो पिछले प्रत्याशी थे कांग्रेस के, भुट्टो जी, ऐसा क्या उनके साथ इतना गलत हुआ कि उन्हें ये रुख अपनाना पड़ा? कांग्रेस पार्टी ने पहले इस बात को कहा था कि सरकार कांग्रेस की बनने के बाद जो इनलीगल माइनिंग हो रही है उसके ऊपर जो है सरकार जो अंकुश लगाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी माइनिंग के साथ जुड़े थे। कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको बार बार जो 14 महीने में ये इन्होंने लगातार टॉर्चर किया सबको कि मेरी जीत जो है वो मेरी नहीं थी, मेरी जीत जो है मेरे को भाजपा, आप कांग्रेस ने नहीं, मैं भाजपा के वोटों के साथ जीता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश करने की, मगर भाजपा पूरी तरह से इसमें विफल हुई और इसमें बहुत बड़ी नालायकी जो है जयराम ठाकुर की रही। आपको क्या लगता है कि निर्दलीय विधायकों ने क्यों रिजाइन किया होगा? क्योंकि देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है आज तक इतिहास में कि निर्दलीय विधायकों ने रिजाइन किया हो, किसी को भी वो समर्थन दे सकते हैं। उस आंकड़े तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने पैसे उन्होंने लिए हैं, तो ये अब कहीं ना कहीं दबाव तो है। महिला विरोधी पार्टी, हमारे अनाथ बच्चों के खिलाफ जो जा रही पार्टी, ओपीएस के खिलाफ, तो आप ऐसी पार्टी में जाके आप बोलेंगे। अब कभी बात कर रहे हैं राम मंदिर की, फिर 14 महीने पहले जब आप कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो अब आपको राम मंदिर की याद नहीं आई। आपने कहा कि भगवान भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे और जयराम ठाकुर ने कहा था कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकते। रामायण को कौन लेके आया? रामायण का को पिक्चराइज करके जो है कौन सी पार्टी? उस समय तो कांग्रेस थी। जो पैसे के जोर से चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या कल को दोबारा फिर पैसा नहीं कमाएंगे, दोबारा बड़ा सौदा नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान। पूरे देश में इस समय चुनावों का माहौल जो है वो पूरे जोर शोर पर है और हिमाचल प्रदेश में 7वें फेज में, अंतिम फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही। जो उपचुनाव होने हैं वो 6 सीटों पर होने हैं और आज हम एक ऐसी सीट के प्रत्याशी से बात करने आए हैं जो कि इस समय जिस पर सभी की नज़रें हैं। पहली बात तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान इस सीट को लेकर दिए हैं। एक तो जो कांग्रेस से यहाँ के बागी कांग्रेस के विधायक थे भुट्टो जी, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा वोटर्स से कि वोटों के माध्यम से भुट्टो को कूटो। तो वो जो उनका बयान था वो बहुत वायरल हुआ। उसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जहां पूरे प्रदेश में बहुत सस्पेंस बना हुआ था कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर, मुख्यमंत्री ने खुद स्टेज के माध्यम से विवेक शर्मा जी का नाम की तरफ संकेत किया, उनके नाम की तरफ, और जनता को बोला कि उन्हें वोट दें वो। स्वागत है आपका सर समाचार फर्स्ट में। जी सर, विवेक जी, जो मुख्यमंत्री ने आपका नाम स्टेज के माध्यम से उसकी तरफ जो इशारा किया, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरह आप उसे लेते हैं? निश्चित तौर के ऊपर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक खुले मंच के ऊपर, क्योंकि टिकटें जो हैं वो हाईकमांड के द्वारा दी जाती हैं, अगर मुख्यमंत्री ने एक बड़े मंच के ऊपर इस बात के लिए कहा है कि निश्चित तौर के ऊपर कि सर्वे के आधार के ऊपर टिकट जब देने जा रहे हैं तो इनका नाम है और अप्रूवल जो हाईकमांड देगी, मगर मैं अपनी तरफ से इस बात को कह रहा हूँ कि यही प्रत्याशी होंगे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि जब पार्टी हाईकमांड ने हमारे पे विश्वास किया, मुख्यमंत्री ने मंच के ऊपर बोला, उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता सम्मेलन में बोला, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है। मगर मैं साथ साथ एक बात ये भी कहूँगा कि 2017 में मैंने चुनाव लड़ा है जी। और 2022 में भी मैं चुनाव के लिए मेरा आवेदन था, मगर किन्हीं कारणों से टिकट कट गया। मगर हम पार्टी हाईकमांड के फैसले के साथ खड़े रहे और पार्टी का जो निर्णय था उसके साथ खड़े रहे और साथ में हमने पार्टी के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत भी हासिल करवाई। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ थे और हैं, और अगर पार्टी की तरफ से अगर जिम्मेदारी हमारे पर उन्होंने दी है तो निश्चित तौर के ऊपर हम इस सीट को जीत के भी लेके आएंगे। जी, जो पिछले प्रत्याशी थे कांग्रेस के, भुट्टो जी, ऐसा क्या उनके साथ इतना गलत हुआ कि उन्हें ये रुख अपनाना पड़ा, उन्हें बगावत करनी पड़ी? देखिए, जो अब वो जो बात इस बात को बोलते हैं, वो जनता में जिन बातों को लेके जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं एक बात चैनल के माध्यम से, आप भी रोज़ लोगों से मिलते हैं, एक तरफ तो वो विधायक हैं और सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, एक तरफ विपक्ष के 25 लोग भी बैठे हैं।
विपक्ष का विधायक जो है वो तो इस बात को कह सकता है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, मगर सत्ता की पार्टी का जो विधायक है और जिसने 14 महीने में राहत कोष से तकरीबन 3-4 करोड़ रुपये जो सरकार का लगाया अपने क्षेत्र में 14 महीनों में, और के क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे थे, कितने फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखे। अगर सरकार कहीं ना कहीं कामों की अगर मंजूरी दे रही है, अगर उसका अप्रूवल मिल रहा है, तभी तो वो काम हो रहे हैं। अब बात आती है कि उनकी नाराज़गी क्या होगी। उनकी नाराज़गी जो है वो सरकार से नहीं है, उनकी नाराज़गी जो है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आते थे माइनिंग के काम से, और सरकार का, कांग्रेस पार्टी का एक जो हमारी कमिटमेंट सी लोगों के साथ, कांग्रेस पार्टी ने पहले इस बात को कहा था कि सरकार कांग्रेस की बनने के बाद जो इनलीगल माइनिंग हो रही है उसके ऊपर जो है सरकार जो अंकुश लगाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी माइनिंग के साथ जुड़े थे। जब इनको लगा कि सरकार जो है वो हमारे जो हमारा काम है, जो जिसके लिए ये लोग आए थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे और कांग्रेस पार्टी के उसमें और विधायक बनने के बाद जो ये सोच रहे थे कि हम पूरे जबरन तरीके के साथ जो है इन चीज़ों को करेंगे, मगर मुख्यमंत्री ने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और कहीं ना कहीं इनको लगा कि सत्ता में होने के बावजूद भी हम लोग जो है वो इनलीगल काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मंच के ऊपर मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहा कि जब भी आते थे तो एक ही बात कहते थे कि उस अधिकारी को फ़ोन कर दीजिए, उस अधिकारी को फ़ोन कर दीजिए, एक्शन को फ़ोन करिए, ऐसी को फ़ोन कर दीजिए, बहुत खर्चा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना और हमेशा सोच पैसे के लिए रखना, ये मानसिकता दिखाती है कि ये लोग पार्टी में विधायक बनने के बाद ये लोग सेवा भाव से नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं इनका अपना मत था कि ये लोग कमर्शलाइज तरीके के साथ जो है वो यहाँ पर आए काम करने के लिए, और जब इनको लगा कि यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है तो उन्होंने अपना रोष दिखाना शुरू कर दिया। और मुख्यमंत्री को भी को जो है वो रोष दिखा रहे थे बार बार कि हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, काम सब हो रहे हैं। अब मेरे पास तथ्य है, हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी की। चुनाव घोषित होने के बाद भी आज भी अपने जब प्रचार में वो सरकारी वो चेक जो डीआरडी के चेक जिन 5-5 हज़ार के, जो पता नहीं कितने, जो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि कितने चेक जो हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय से या रिलीफ के जो है वो वहाँ से लाते थे लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देने के लिए, वो चेक अभी भी बांट रहे हैं, वो चेक अभी भी बांट रहे हैं ये। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कुटलैट के साथ जो है वो देखेगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सरकार का पहला बजट सेशन होता है, सरकार बैठने के बाद पहला जो सेशन आता है उसमें 920 करोड़ रुपया लठैनी मदली पुल के लिए दिया जाता है। तो ये क्या उपलब्धि नहीं थी? सरकार ने कुटलैट के लिए बड़ा कदम उठाया। गोविंद सागर झील यहाँ पर है, बीबीएमबी का यहाँ पर जो है डैम के ऊपर जो है वो बीबीएमबी के उसमें चल रहा था। सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रयासों के साथ बीबीएमबी से इस बात की परमिशन ली गई कि डैम से जो है अब हम पानी को उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम था क्योंकि कुटलैड में बहुत समय से पानी की समस्या थी, जिसके चलते जो अभी हमारी 2-3 पानी की स्कीमें जो हैं जिनकी डीपीआर अभी तैयार हो रही है और बहुत बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है कुटलैड से तैयार की जा रही हैं, तो वो काम क्या कुटलैड का नहीं था? तो ये सब चीज़ें बोलना कि जी काम नहीं हो रहे थे, ये नहीं, अभी लगातार अभी भी पता नहीं कितना पैसा जो है रिलीफ फंड से जो हमारे यहाँ मंदिरों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक पीर गाँव का मंदिर है और उस मंदिर से तकरीबन 50 लाख रुपया जो है वो लोगों को बांटा गया। 3-4 करोड़ रुपया जो रिलीफ फंड का जो है वो सरकार के माध्यम से बांटा गया। और यहाँ पे वाटर स्पॉट्स के लिए 10 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की तरफ से दिया। तो ये सब घोषणाएं क्या सरकार की नहीं थी? स्कूलों में इन्होंने कार्यक्रम किए, स्कूलों के भवनों के लिए हमने यहाँ पे पैसा दिया। और आने वाले समय में हमने कहा था कि मुख्यमंत्री अब दोबारा जब आएंगे तो मंच के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि कौन से उनसे विभाग में कितना कितना पैसा जो है सरकार के द्वारा गया है। तो ये इनका अपना मत था कि हमने पार्टी को, क्योंकि शुरू से कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको बार बार जो 14 महीने में ये इन्होंने लगातार टॉर्चर किया सबको कि मेरी जीत जो है वो मेरी नहीं थी, मेरी जीत जो है मेरे को भाजपा, आप कांग्रेस ने नहीं, मैं भाजपा के वोटों के साथ जीता हूँ। ये डे वन से एक बात बोलते हैं कि मैं भाजपा भाजपा, इनका मंशा था कि ये भाजपा में जाएंगे। और इस बात का अब इन्होंने बहाना बना लिया, ये 4 लोग इकट्ठे होकर जो है एक ग्रुप बना दिया। तो ये इनका अपना भाव था।
जी, आपने उनके रीज़न्स की तरफ इशारा किया कि उनके क्या रीज़न्स रहे होंगे ये कदम लेने के। लेकिन क्या आपको लगता है इसमें भाजपा का रोल कितना था? क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी? क्योंकि जयराम ठाकुर मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की विफलता है ये कांग्रेस पार्टी की नाकामियाँ हैं कि ये दिन आज प्रदेश की जनता को देखना पड़ रहा है और ऑपरेशन लोटस की उनकी कोई तैयारी नहीं थी। नहीं, अगर उनकी तैयारी नहीं थी तो उन्होंने जो है वो 9 विधायकों को उठा के जो है हेलीकॉप्टर में उनकी वो सैर करवा रहे थे। 5 तारा होटलों में उनको ठहरा रहे थे। इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करने की उनको क्या ज़रूरत थी? अगर उनका मत इस बात का नहीं था कि वो सरकार को नहीं गिराना चाहते थे, तो बजट सेशन में जो है उनको उठा के जो है उनकी वहाँ पे 11 हाज़िरी करवा के जो है वो प्रदेश की जनता के साथ वो क्या क्या बताना चाहते थे कि हम प्रदेश के लोगों के साथ के हित में थे या उनके खिलाफ थे। ये सारी सोची समझी साजिश थी, मगर ये ठीक है कि भाजपा को मुँह की खानी पड़ी। छोटा प्रदेश था, लोग यहाँ से जो है वो जो है ठीक है, कुछ चंद एक लोग जो गद्दार हो सकते हैं, मगर अभी भी हमारे विधायक 34 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और हमारा आंकड़ा जो है, अगर आने वाले समय में 3 और लोगों के ऊपर चुनाव भी होता है, तभी हम समझते हैं कि 34 का आंकड़ा हमारे पास है। और भाजपा को सत्ता में आने के लिए 10 सीटें चाहिए और कांग्रेस के पास कांग्रेस को 1 चाहिए। अगर 9 की 9 सीटें भी अगर ले तब भी भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर कोई वो नहीं है, मगर इन्होंने सरकार को जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश करने की, मगर पूरी ताकत लगवा दी। 20-25 दिन लोगों को उठा के रखा भी, कहीं ये वापस कहीं चला ना जाए, माफ़ी ना मांग लें, मगर भाजपा पूरी तरह से इसमें विफल हुई और इसमें बहुत बड़ी नालायकी जो है जयराम ठाकुर की रही। जी, पर उनका तो अभी भी ये कहना है, आपने कहा कि सरकार स्थिर है, उनका अभी भी ये कहना है कि 4 जून के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के अभी भी कुछ विधायक उनके टच में हैं? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं इस बात को और जनता भी, कि अब आज के समय में विधायक कांग्रेस पार्टी का अगर उठ के भाजपा में जाता है तो वो 2/3 बहुमत के साथ जाएगा। अगर 2/3 बहुमत के साथ वो नहीं जाता तो उसको दोबारा फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा फिर इलेक्शन होगा। तो आप समझ लीजिए कि 34 की अभी सीटें हमारे पास हैं। 34 के आंकड़े से हमारे को जो है वो 31 लोग चाहिए, हम लोग हमारे पास 34 हैं। 6 इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो 6 इलेक्शन होने के बाद दोबारा फिर आंकड़ा जो है वो आप समझ लीजिए कि 65 का आंकड़ा रहेगा। 3 लोगों ने अभी रिज़ाइन करने की अपनी अर्जी लगाई है। तो अगर उसमें भी आप देख लीजिए बहुमत तो भी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की सरकार गिराने की जो बात ये कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इनका कौन सा जो कैलकुलेशन, कौन सी वही कैलकुलेशन। मैथ्स हम आपसे समझने की सर कोशिश कर रहे थे कि किस कॉन्फिडेंस में और किस लॉजिक से और क्या उनकी रणनीति है इसमें? बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान। जब आपके पास किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो, अगर आपको पता ना हो उसके बारे में, तो आप बोलते रहो, राजनीति में कुछ भी बोलते रहो, हम ये करेंगे वो। अगर करना होता तो अभी करा लेते हैं ना। आपने तो इतना जोर लगाने के बाद भी आपने ये बात तो आपने उस समय भी कही कि सरकार जो है वो नहीं बन रही, जब सरकार कांग्रेस जो है वो 43 सीटों के ऊपर थी। और उस समय भी जब मंत्रिमंडल हम माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार का मंत्रिमंडल नहीं बना रहे थे, ओनली हिमाचल में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के 2 शपथ ग्रहण होने के बाद, जब तभी ये बात बोलते हैं कि बस हमारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं और सरकार जो गिर रही है, और भाजपा मगर बनी तो नहीं। 14 महीने हो गए और 14 महीने में सरकार जो है ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन रहा जिसके चलते इतना सा इनको मौका मिल गया, मगर आने 6 सीटों का जब रिजल्ट आएगा तो वो चीज़ें भी सब क्लियर हो जाएंगी। जी, आपने हल्का हल्का जिक्र 3 निर्दलीय विधायकों का किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि निर्दलीय विधायकों ने क्यों रिज़ाइन किया होगा? क्योंकि देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है आज तक इतिहास में कि निर्दलीय विधायकों ने रिज़ाइन किया हो। किसी को भी वो समर्थन दे सकते हैं, कभी भी समर्थन शिफ्ट कर सकते हैं। क्या उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा, या जैसा कुछ लोगों का कहना है रिज़ाइन करवाया गया? अब ऐसा है, इसमें तो ये तो हम भी इस बात के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा उनको ये चीज़ करने के लिए उनको क्या ज़रूरत है। मगर कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि 20-25 दिन भाजपा के संरक्षण में रहे हैं, तो क्या पता अब जो कारोबार वो करते हैं, उनके कारोबार सब ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो ईडी का इफेक्ट भी रहता है। तो हो सकता है कि भाजपा अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको जबरन दबाव डाल के जिस बात के लिए कह रही है कि अब आप भी त्यागपत्र दीजिए और आप भी दोबारा चुनाव कीजिए, या अब हमारे तो कुछ आंकड़े तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने पैसे उन्होंने लिए हैं, तो ये अब कहीं ना कहीं दबाव तो है।
नहीं तो आज के समय में तो वार्ड पंच कोई जीत जाता तो वो भी 5 साल के लिए जब बनता है तो वो भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। एक निर्दलीय विधायक जो है वो अगर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर है, चाहे वो उनके कामों को लेकर है, कोई भी दबाव है। 25 दिन 26 दिन उनके साथ रहने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो बना है, एक जो प्रेशर बना है तो उस प्रेशर के ऊपर में काम हो रहा है। ये तो आम जनता इस बात को बोल रही है। अब देखिए उनकी विधानसभा के लोग इस बात को बोल रहे हैं कि अगर भाई हमने भाजपा या कांग्रेस को वोट डालना होता तो हमने आपको वोट क्यों डाला था। जी। अब निर्दलीय विधायक अगर बोलेगा मैं भाजपा में डाल रहा हूँ तो अगली बार लोग उसको वोट तो नहीं डालेंगे। जी। निश्चित तौर के ऊपर लोगों ने दो पार्टी को समर्थन नहीं किया तो निर्दलीय को वोट दिया। अब निर्दलीय बोलेगा कि मैं उस कांग्रेस या बीजेपी में जा रहा हूँ तो पहले उन लोगों का भी तो देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो ये उनका अपना भाव हो सकता है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर है जिसके चलते हुए ऐसा फैसला ले रहे हैं। और ये बात ठीक है कि ऐसा इतिहास में कभी आज तक हुआ नहीं। अब इतिहास में तो ये भी नहीं हुआ कि हिमाचल में कभी इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ, यहाँ पे भी पैसे के जोर से जो है वो लोगों ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, मगर हो गया। अब ये क्रम चल रहा है इस देश में, जो सत्ताधारी पार्टी चल रही है उसके चलते कुछ भी हो सकता है। जनता हिमाचल प्रदेश की जो है, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो बाकी देश से अलग है, साफ सुथरी पॉलिटिक्स के लिए हिमाचल प्रदेश का नाम रहता है हमेशा। तो यहाँ की जो जनता है, क्या वो ये जो अस्थिरता पैदा हुई है इस बार, इसको एक्सेप्ट करेगी या इसको रिजेक्ट करेगी जनता? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हिमाचल के जो लोग हैं, जी। हमारे लोग जो हैं वो पहली बात तो बड़े शांति प्रिय हैं और भगवान को मानने वाले सभी मानते हैं, मगर देवभूमि हिमाचल जो है यहाँ पे लोगों की इन लोगों में के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर मैं लोअर हिमाचल की बात करूँ, लोगों के पास बहुत बड़ा पैसा नहीं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी ऐसी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी लोगों के पास क्या है, उनका स्वाभिमान। व्यक्ति हर किसी से कंप्रोमाइज़ कर सकता है मगर अपने स्वाभिमान के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हमारे लोग जब अपने बच्चे को भी दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए भी तक भेजते हैं या नौकरी के लिए भेजते हैं तो माँ बाप उसको एक ही बात बोल के भेजते हैं कि बेटा देखना कहीं हमारी इज्जत के ऊपर दाग ना लगाए। तो ये हमारे लोगों की भावना है। तो क्या आप कह रहे हैं भाजपा ने दाग लगाया है हिमाचल प्रदेश की राजनीति बिल्कुल, पर? भाजपा ने इस तरह का घटनाक्रम करके हिमाचल के लोगों के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया कि जब भी वो कभी बात आएगी तो लोग बोलेंगे आप कौन सी विधानसभा से हैं, आप वहाँ से हैं जहाँ से आपका विधायक जो है वो गद्दारी करके जो दूसरी पार्टी में मिल गया या पैसे खा के चल गया या घूस खा के चला गया, या जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हिमाचल में जो पहली बार हुई हैं वो अब इतिहास में ये चीज़ दर्ज होगी और उसमें दर्ज करवाने के लिए जो भाजपा का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी। राजनीति में नेता तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है वो एक तरह से बैक स्टेज पर बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है दिन रात। ये जो बगावत होती है, गद्दारी होती है, इसके बाद जैसे यहाँ हुआ कि उनको तो फिर से टिकट मिल गई, लेकिन कार्यकर्ता का क्या? जिस कार्यकर्ता ने उस नेता के खिलाफ पूरी जिंदगी काम किया, आज उसको उन्हीं का नेता बना दिया गया है। तो कार्यकर्ता कैसा फील करता है ऐसे समय पर? देखिए अगर तो मैं अपनी सीट की बात करूं, ये तो जुम्मा अभी 4 दिन पहले आए थे, कांग्रेस में थे तो भाजपा के, ठीक है, किन्हीं हालातों में इन्होंने यहाँ पे आकर रोना रोया कि जी मेरे को भाजपा ने निकाल दिया और मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने भी बड़ा दरिया दिल करा के इनको ले लिया, टिकट भी दे दिया। टिकट देने के बाद जो है कांग्रेस की लीडरशिप के और कांग्रेस के लोगों कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ ये जीत भी गए, मगर इनकी जो भावना थी वो तो इनका जो इनकी प्यार कह सकते हैं कि जो प्यार था वो तो भाजपा में था। तो ये लोग तो अब ये कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हो गई। तो कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है या किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, देखिए उसका रोष तो रहता है जी। और उसका जो रोष, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता का जो रोष है, और रोष तो अब दोनों साइड है, क्योंकि 14 महीने पहले जो है इन्हीं लोगों ने उस पार्टी के साथ लड़ाई लड़के जो है वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता था। अब वो लोग क्या इनको मानेंगे? लड़ाई तो भाजपा में बहुत हो जाता है और यही नहीं है, 6 सीटों के ऊपर लड़ाई है। भाजपा का भी अंतरकलह चल रहा है, वो लोग भी इनको मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। वो सके मंजूर नहीं कर पा रहे हैं कि सबको पता है कि एक भ्रष्ट आदमी अगर आपके उसमें आएगा तो बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। अगर एक भ्रष्ट आदमी आएगा तो वो लोग देखेंगे कि वहाँ पे 4 और लोग खराब होंगे। और ये क्या पता है कि आज ये कांग्रेस से भाजपा में गएगी, कल को अच्छी ऑफर कोई आ जाती है तो उठेंगे भाजपा से किसी और पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि जो व्यापारी है, व्यापारी का काम है मोल। तो अगर उसको अच्छा मोल कहीं और मिलता है तो वहाँ चला जाएगा।
तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनमें स्थिरता नहीं है। पहले ये वीरेंद्र कंवर जी के साथ थे, जी वीरेंद्र कंवर जी से पहले ये अपना काम करते थे, वीरेंद्र कंवर जी इनको लेके आए और इनको कॉन्ट्रैक्टरशिप बनाया। अब एक नेता के साथ ये ठेकेदार बने, ठेकेदार बनने के बाद चार पैसे आ गए, फिर उस नेता के खिलाफ हो गए, फिर कांग्रेस में आए, अब दोबारा फिर वहाँ चले गए। अब कल को कहाँ जाएंगे ये तो को पता नहीं। जी, वही ये कंफ्यूजन एक है कि जैसे जब उन्होंने कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ा तो वो उस पार्टी के साथ खड़े थे जो ओपीएस के नाम पर जिसको वोट मिले। आज वो उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो ओपीएस का वादा नहीं करती है, तो वो सेम लोगों से वोट किस बेसिस पर, मतलब इसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस है और क्या उनके पास कोई प्लान है कि क्या उनका मुझे तो ये लगता है कि reasoning है इसका? जो मैंने अभी तक वाकयात सुने जी कि बहुत से गांव में जाके जो लोग उनको धिक्कार रहे हैं, लोग उनके साथ लड़ाई भी कर रहे हैं, लोग उनके साथ कई जगह तो पंजाबी कल्चर है, कई तो बदसलूकी भी हो रही है कि भैया 5 साल के लिए आपको चुना था, आप 14 महीने में वापस आ गए। अब वाकयात ये निकलता है कि 14 महीने पहले आप कांग्रेस पार्टी में आए, आप लड़ाई लड़ रहे थे कि आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि आपको विधायक बनना है, जी आप विधायक बन गए। जी अब 14 महीने के दोबारा फिर जा रहे हैं कि आप मेरे पे मुझे विश्वास लीजिए और मैं, अब वो लोग पूछेंगे अब आपको क्या बनना है, जी तो आपको फिर विधायक बनना है। जब आपको विधायक ही बनना है तो आपने विधायकी छोड़ी क्यों? जी या तो आप किसी और, या तो आप विधायक छोड़ के आप एमपी का लड़ रहे हो जी या किसी और पद के लड़ रहे इसमें हो। एक आर्थिक भार भी प्रदेश पर आता है जब इस तरह की, और निर्दलीय वाले जो 3 चुनाव स्पेशली अगर होते हैं तो जी देखिए व्यापारी को तो आर्थिक वो तो उनको तो अपनी मौज लगी है, पैसा उनको मिल गया। अब अगर आप एफडी भी कराते हैं तो उसका भी एक इंटरेस्ट की सीमा होती है। यहाँ पे तो क्या है, जितना पैसा इन्होंने पिछले चुनाव में लगाया होगा उससे 10 गुना इनको मिल गया, तो सोच रहे हैं कि शायद थोड़ा सा पैसा और लगा के दोबारा फिर लड़ेंगे, कल को अगर थोड़ा सा और मिल जाएगा तो दोबारा फिर चले जाएंगे। इनको तो बोझ के जनता के साथ उनको है ही नहीं है। देखिए आज के समय में जो व्यक्ति जी ओपीएस का समर्थन नहीं करता है, जो व्यक्ति महिलाओं के 1500 रुपये के खिलाफ है, जी जो बच्चों की शिक्षा के खिलाफ है, जो व्यक्ति अनाथ बच्चों के हित में नहीं है, उसको कौन अपनाएगा? कांग्रेस ने सबसे पहले अनाथ बच्चों को आश्रय दिया, कांग्रेस ने उसके बाद ओपीएस लागू किया। ओपीएस में वो लोग जिन परिवारों के की कोई आस नहीं थी, आज जिस व्यक्ति को 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये मिल रहा था, आज उसको 35,000 रुपये जो ओपीएस की में मिल रहा है। उसके बाद हमने जो हमारे स्कूलों में एजुकेशन थी, कहाँ हमारे स्कूलों में 6th क्लास में जाके जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते थे, आज हिमाचल प्रदेश में हमने पहली कक्षा से जो है वो इंग्लिश मीडियम को शुरू किया। हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की थी, 2 जिलों में हमने 1500 रुपये देना शुरू कर दिया। जब अब चुनाव घोषित हो गए, हम तो कर रहे थे, हमारा तो बजट था, बजट में ही चीज़ों को रखा जाता है। अगर कोई इसके बारे में बोले कि पहले क्यों नहीं किया, भैया सबको जानते हैं कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है वो आपदा में हुआ। वह आपदा में नुकसान होने के बाद फिर भी पूरे देश की बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वहाँ पे जो है वो इस बात को किया देखा गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनमें बड़ी बड़ी आर्ट उसमें जो है उनका नाम भी आया। मगर उसके साथ साथ ये बात भी देखी गई कि आपदा के समय में प्रदेश में जिस तरह से दोबारा प्रदेश को उभारा गया, वो भी एक बड़ी बात थी। जी उसके बावजूद भी हमने ये सारी स्कीमें जो जितनी भी हमने वायदे किए थे उनको हमने पूरा किया। जी और बात की जाए कि बजट सेशन अभी हुआ, अब चुनाव घोषित हो गए, अब बजट के बाद जब हमने 1500 देने की जब बात की, जब उसका प्रोफार्मा ला दिया, अब देखिए आप बैंक से अब अपना पैसा लेने जाते हैं, जी अपना पैसा लेने के लिए आपको वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, बिल्कुल पैसा तो आपका है। जी अब सरकार तो आपको पैसा दे रही है, तो सरकार को पैसा अगर देना है तो वहाँ पे तो कुछ तो लेगी। जी जी जब उसका फॉर्म भरने के लिए हमने किया तो सरकार के विपक्षी दल जो है जी, वो election चुनाव योग में में- चला गया जी। कि नहीं 1500 नहीं अभी नहीं मिलना चाहिए, इसको बंद कीजिए। जी जी तो खिलाफ आचार कौन है? संहिता का उन्होंने हवाला दिया। जी देखिए अब ये तो काम हमारा पहले से चल रहा था, हम नई चीज़ तो थी नहीं। आचार संहिता में क्या होता है कि हम नया काम शुरू नहीं कर सकते। हमने तो महिलाओं को पेंशन जो है वो पहले से दे रहे थे, 2 जिलों में हमने शुरू कर दिया था, ये तो कि अब यहाँ से शुरू कर रहे थे। जो कंटिन्यूटी में काम चल रहा होता है उसके ऊपर कोई रोक नहीं होती है। जो हम नई चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। तो इन्होंने स्पेशल लिख के दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं करेंगे, इसके ऊपर जिससे हमारा फर्क। तो अब देखिए महिला विरोधी पार्टी हमारे अनाथ बच्चों के खिलाफ जो जा रही है पार्टी, ओपीएस के खिलाफ,
तो आप ऐसी पार्टी में जाके आप बोलेंगे, अब कभी बात कर रहे हैं राम मंदिर की, फिर 14 महीने पहले जब आप कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो अब आपको राम मंदिर की याद नहीं आई? जी तो राम मंदिर की बात उस टाइम क्यों नहीं की आपने? जी उस टाइम नहीं लगा पता आपको कि जो राम मंदिर का केस लड़ रहे थे वो वकील जो है वो कांग्रेस के जो है वो आला नेता थे? छोटी छोटी बातें देखिए, अब ये बातें बहाने बनाना, इससे कुछ नहीं होगा। जनता ने अपना मन बनाया है और जनता अपना मन बना के जो उसका रिजल्ट आने वाले समय में सर, तैयारी पूरी थी सरकार गिराने की। अ, लोग जाकर मिल भी गए थे कांग्रेस पार्टी से भाजपा के साथ, निर्दलीय विधायक भी उनके साथ थे और बजट पास हुआ। फिर भी जो ये हुआ, बजट पास जो हुआ, ये आपको क्या लगता है कि किसकी कामयाबी थी और किसकी नाकामयाबी थी? मुझे लगता है कुलदीप सिंह पठानिया जी का जो इसमें रोल रहा, क्या आपको लगता है उसको कुछ क्रेडिट जाता है या कुछ क्रेडिट जयराम ठाकुर की ओवर एक्साइटमेंट, क्या वो ओवर एक्साइटेड आपको लगता है हो गए थे या ओवर कॉन्फिडेंट हम कह देखिए, सकते ऐसा हैं? है, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। ना वो स्पीकर के, उनके विधायक जाके स्पीकर के साथ बदतमीजी करते, जी ना वो सदन से बाहर जाते, ना हमारे विधायक पार्टी के साथ वो गद्दारी करते। हाउस का कोरम पूरा हुआ, सभी चले गए, बजट हमारा जो है वो अप्रूव हो गया। जी जी और उसमें श्रेय जाता है, देखिए स्पीकर साहब ने जो अपनी भूमिका निभाई वो तो काबिल तारीफ थी। उसके साथ हमारे जो विधायक थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, सभी ने जो जनता के हित के लिए जो बजट बनना था उसको जनता के लिए लाना था, उसके लिए जो भी संभव कदम उनसे उस समय उठ सका वो उन्होंने उठाया और वो जनता के हित के लिए जो बजट आना था उसको पास कराने के लिए उन्होंने करवाया। जी और ये तो मतलब ऐसा घटनाक्रम बना कि अगर वो दो दिन पहले जो है अगर स्पीकर साहब के साथ जाके बसलूकी ना करते तो शायद वो निकलते नहीं, अगर वो निकलते नहीं तो शायद बजट पास नहीं होता। जी। मगर ये सब चीज़ होनी थी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में रहनी थी और टिकाऊ रहनी थी। उसके लिए, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता इस बात को कि हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय हो, क्योंकि त्रासदी के समय जी यही वो दल था जिसने आज 9 विधायकों को रखने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, मगर जब मंडी में पैसे की जरूरत थी तो उस समय एक पैसा नहीं दिया। जी तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जनता के हित में कौन से लोग हैं, कौन सी विचारधारा है और कौन सी विचारधारा जनता के खिलाफ चल रही है। जी, आपने कहा कि भगवान भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे और जयराम ठाकुर ने कहा था कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकते। तो भगवान जो चुनावों में हिमाचल प्रदेश के अब आ गए हैं, भगवान राम की बहुत बात कर रही हैं कंगना रनौत, तो कितना इन सब चीज़ों का असर पड़ने वाला है चुनाव देखिए, पर? हर आदमी की अपनी अपनी आस्था होती है। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। सब घर से हम जब निकलते हैं तो पूजा पाठ करके निकलते हैं। किसी की आस्था आस्था कहाँ है, किसी की आस्था कहाँ है। अब ये बात बोलना कि भगवान राम, अब देखिए, अगर आपको भी याद होगा, हमने भी अपने बचपन में देखा, रामायण को कौन लेके आया? रामायण का को पिक्चराइज करके जो है कौन सी पार्टी? उस समय तो कांग्रेस थी। किसी को पता था कि रामायण के ग्रंथ में जो थी उसको पिक्चराइज करके जो लोगों के बीच में लेके आई वो कांग्रेस लेके आई, भाजपा तो उसमें कहीं थी ही नहीं। जी, आज भी अरुण गोविल को जब लोग देखते हैं तो उनमें राम भगवान को देखते पैर हैं, छूते हैं लोग ठीक है, उनके। उनको पैर जीते हैं वो तो। भाजपा ने कहा कि जी ये काल्पनिक, अरे काल्पनिक ग्रंथ की चीज को बताया ना कि रामायण में क्या होता है तो तब लोगों को पता, नहीं तो ग्रंथ तो बड़े हैं। जी 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 अब जब उसको पिक्चराइज के ढंग से जो है रामानंद सागर ने उस को बनाया और जब लोगों ने देखा जी तब लोगों को पता लगा कि क्या क्या उस युग में हुआ, तो उसको किया क्या? उस समय क्या कांग्रेस की भावना रामायण और भगवान के खिलाफ थी? कौन लेके आया उसको? किसने महाभारत को की पिक्चराइज करके बताया कि कौन कौन से इसमें लोग थे? तो ये चीज़ें जब लोगों को बताएगी तो जी। उसमें छोटे से बच्चे को पता लगा और बुजुर्ग को पता लगा। जी और वो समय था कि जब रामायण का जो वो सीरियल धारावाहिक आता था तो लोग अपने सारे काम छोड़ के चले जाते थे, रुक जाते थे कि नहीं हमने, क्योंकि लोगों को उस चीज़ को, उसका इंटरेस्ट था लोगों का कि हमने देखना है कि क्या चीज़ थी। तो ये चीज़ बोलें, अब ये सारा पहाड़ कोई भाजपा नहीं उठाया राम का। सब लोग, हम लोग दशहरा भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, सभी मनाते हैं। जी, कहते तो वो भी यही है कि ये राम भक्त की जीत है, लेकिन क्रेडिट तो कहीं ना कहीं लिया जाता है। अब देखिए ना, अब हिमाचल तो वैसे हिंदू राज्य है, यहाँ पे तो बात करने की, यहाँ पे भगवान राम को ही मानते हैं सब लोग। कोई यहाँ पे तो कोई और
मंदिर तो सभी यहाँ पे, यहाँ मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिदें भी हैं, मगर हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच के हिसाब से सब लगाते हैं। अब अगर आप ये सोचें, अब ये बड़े नेता अगर ये बोल रहे हैं कि राम जी की बात करें, तो आप क्यों बात बोल रहे हैं इस बात के लिए कि मस्जिद को भी हम वही बनाएंगे? अगर ये सब चीज़ देखिए, वोट बैंक के लिए आप कुछ भी करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, मगर राजनीति में वोट बैंक की राजनीति तो है, मगर सबसे पहले राजनीति है कि हमने अपने लोगों को संरक्षण कैसे देना है। सरकार का काम है रोजगार को पैदा करना, सरकार का काम है कि सरकारी तंत्र में जो लोग कर रहे हैं उनको संरक्षण कैसे देना है, ना कि सरकार का काम है। अभी 1500 की बात करते हैं, अब इनसे को पूछिए कोई, आपका तीसरा चुनाव आने वाला है, वो 15 लाख रुपए का है जो आपने बोला था, तो 15 लाख की तो आप बात कभी करते नहीं हो। हमारे 1500 की बात बार बार हो रही है कि 1500 नहीं मिला, 1500 नहीं मिला, तो 15 लाख की बताइए ना कौन से खाते में डाला था? हमने तो 1500 खाते में डाल दिया, लोगों को मिल रहे हैं। हमने ओपीएस का पैसा भी दिया, लोगों के खाते में चला गया। 15 लाख किसके खाते में गया? 2 करोड़ जो रोजगार थे वो किसको मिले? तो ये चीज़ें भी लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है और कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, एक तो आपके विचार में 6+4 जो चुनाव होने वाला है सीटों पर, उसका रिजल्ट आपके हिसाब से क्या होने वाला है? और दूसरा रहेगा कि भुट्टो जी को लेकर, और भुट्टो जी को अगर आपका कोई मैसेज है, या फिर जनता को कुटलेहड़ की आपका कोई मैसेज है इस चुनाव को? देखिए, मैं तो जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये जनता ने देखना है कि आपने उन ताकतों का साथ देना है जो आपके आने वाले समय में आपके बच्चों को जी का भविष्य नहीं बना सकते। आपके बच्चों को जो है वो नशे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, कुछ करेंगे, जो बांट रहे हैं, अब शुरू कर दिया क्रम उन्होंने, हमने इलेक्शन कमीशन में की कंप्लेंटें भी डालनी शुरू कर दी हैं। लगातार जो पैसों को जो लोगों को दिया जा रहा है, तो जो पैसे के जोर से चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कल को दोबारा फिर पैसा नहीं कमाएंगे, दोबारा बड़ा सौदा नहीं करेंगे। तो अब जनता को फैसला करना है कि आपने उनके साथ जाना है या आपने उनके साथ जाना है जो आपको ओपीएस दे रहा है, जो आपके घर में वो रोशनी दे रहा है जो आपको पूरी उम्र तक मिलेगी। राजस्थान में सरकार बदली, ओपीएस बंद। हम ओपीएस दे रहे हैं, हम महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे हैं, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अब ये फैसला तो लोगों ने करना है कि आपको चाहिए क्या। सो मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप सरकार के साथ चलिए, सरकार स्थिर है, सरकार कहीं गिरने वाली नहीं है, और आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचिए। ये ऐसे लोग कई बार आते हैं चले जाते हैं, ये चलता रहता है, मगर सिर्फ आज आपको अपने बारे में सोचना है कि आपने अपने परिवार की उन्नति को कैसे करना है। जी, और 6 उपचुनाव में और 4 लोकसभा में क्या रिजल्ट आपके हिसाब से? देखिए, हिमाचल में तो मैं सीधी सी बात बताऊं, हिमाचल में तो जब 6 उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसके साथ जब जो 4 लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर तो बात ही एक चल रही है, ओनली सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह। कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये 3 लोग जो इस समय काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन तीनों के साथ जो है सरकार चल रही है, जिन्हों नीतियों को लगातार जो है वो आगे हम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और सभी हमारा आला नेता जो इसमें लगे हैं, हमारी टीम 34 विधायक जो हमारे चुन के गए हैं, सभी का एक मत है कि हमने अपनी जो 5 गारंटियाँ हमने पूरी कर दी हैं, और अगली 5 गारंटियाँ जो है वो पूरा करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से जो सभी काम कर रहे हैं, वही है कि हम तो ये चुनाव ही स्टेट का है, हम तो केंद्र का चुनाव मानते नहीं हैं। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो आपने अभी सुना विवेक शर्मा जी को, बेबाक अंदाज में उन्होंने अपने विचार रखे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि मत ज़रूर दीजिएगा, वोट ज़रूर दीजिएगा, किसी भी पार्टी को दीजिए, किसी भी प्रत्याशी को दीजिए, ये आपका एक लोकतंत्र में हथियार और अधिकार दोनों ही है। साथ ही एक जानकारी, सी विजिल ऐप पर ज़रूर जो भी आप अपने आसपास कुछ ऐसा होते देखें जो चुनाव में नहीं होना चाहिए, ज़रूर रिपोर्ट करें। देखते रहिए समाचार फर्स्ट। शुक्रिया।